हेलो गाइस, वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मेरा नाम है पीयूष और मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर। सितंबर 2019 का हम सेट बी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 46 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। स्पॉटिंग एरर्स के साथ साथ में और ढेर सारे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से हमें शुरुआत करनी है। उतना आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा, साथ में आपने प्रैक्टिस भी किया था। आज देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 47 में ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस कौन से नए चैलेंजेस लेके आता है। सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे मेन क्वेश्चंस पे। डायरेक्शंस में देखिए, इन दिस सेक्शन ईच आइटम कंसिस्ट्स ऑफ 6 सेंटेंसेस ऑफ अ पैसेज। द फर्स्ट एंड 6 सेंटेंसेस आर गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ एज सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 6। देखिए, आपके एग्जाम में ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको एक ही सेंटेंस 4 पार्ट में दिया हो सकता है। उन 4 पार्ट्स को आपको शफल करना होगा। सपोज ये वाला इधर आना है, ये इधर आना है, इधर उधर ऐसे शफल करना होता है। इन्हीं पार्ट्स के नाम PQRS दिए होते हैं। ये वाले कंपैरेटिवली आसान होते हैं। लेकिन दूसरा जो यहां पे दिया हुआ है, ये ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है। इसमें आपको 6 सेंटेंसेस दिए होते हैं, 4, 5, 6 सेंटेंसेस, जिसमें से S1 होता है, ये S6 होता है, और बाकी होते हैं PQR और S। आपको करना क्या होता है, आपको सेंटेंस नंबर 1 और 6 को नहीं छेड़ना होता है। आपको PQRS को शफल इस तरीके से करना होता है कि ये 4 गिवन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर पाओ, साथ ही साथ इसका एक प्रॉपर मीनिंग भी निकल पाए। इतनी सिंपल से काम आपको करना होता है। तो चलिए इसी डायरेक्शंस के साथ में शुरू करते हैं क्वेश्चन आज का। देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है। 47th क्वेश्चन कह रहा है, द मास्टर ऑलवेज सेज रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। ठीक है। सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है, दिस इज द आर्ट ऑफ राइट कॉन्टैक्ट इन लाइफ। ठीक, अब यहां पे अगर मैं सेंटेंस नंबर 6 के बारे में बात करूं तो ये दिस इज द आर्ट लिखा है। इसके पहले अगर मैं एक आर्ट की बात कर दूं तो ये बढ़िया हो जाएगा, है ना। अगर मैं इस आर्ट की बात कर दूं सेंटेंस नंबर 6 के जस्ट पहले वाले पॉइंट में, तो मुझे पता चल जाएगा कि S6 के जस्ट पहले कौन सा पॉइंट आ रहा है। उस पॉइंट को मैं देख लूंगा कि लास्ट में किस में आ रहा है, और फिर हमारा आंसर निकलना थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर इतने बुद्धू नहीं है, वो इतना इजी चैलेंज तो आपको नहीं देने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया और अल्टीमेटली हमें कैसे कैसे चीजें मिलेंगी। देखिए, पढ़ते हैं इसको जल्दी जल्दी जरा। Before you fall into self-pity and blame games, remember that responsibility comes to only those who feel responsible. ठीक है, समझ तो इसका आ ही गया होगा। क्यों बोल रहा है, challenges are faced by the strong and courageous, and if life brings you such opportunities, then turn failures into success. ठीक है, challenges are faced by the strong and courageous, and if life brings you such opportunities, अब opportunity कौन सी है कि चैलेंज जो आ रहे हैं आपके लाइफ में, वो जो है वो अपॉर्चुनिटीज के तरह से यहां पे ट्रीटेड है। देन टर्न फेलियर्स इनटू सक्सेस। ठीक है। आर देखिए, लाइफ कैन बी पेनफुल बट इट नीड नॉट बी सॉरोफुल। ठीक है। एस कह रहा है, इफ यू वांट टू बी हैप्पी फाइंड ओकेजन्स टू बी चीयरफुल। अब अगर आप सारे पॉइंट्स को पढ़ लो तो आपको पता चलेगा कि आप इसमें कुछ बहुत खास कर नहीं सकते हो इसको अरेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग सबसे अलग अलग हुई है। आर भी है, क्यू भी है, एस भी है, और चौथा भी आर है। तो आप इसमें से किसी के साथ भी स्टार्टिंग कर सकते हो। ये वाले टाइप के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं यार, क्योंकि कोई सा भी पॉइंट आप उठाओगे वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड लगेंगे। अब इस केस में हम करें क्या चीज, ध्यान से इसको देखेंगे अगर, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हिंट जरूर मिलते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट होता ही है, नहीं तो किसी हिसाब से तो अरेंज होंगे ही। तो चलो देखते हैं, इसमें एक लिंक ढूंढते हैं, उसके बाद में उसी पेयर को ढूंढेंगे बाकी ऑप्शंस में। अगर मिल गया तो आसान हो जाएगा, वरना फिर कोई और ऑप्शन ढूंढेंगे। इसी तरीके से जब भी कभी ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो। सो बिफोर यू फॉल इनटू सेल्फ पिटी एंड ब्लेम गेम्स, रिमेंबर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू ओनली दोज हु फील रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। Challenges are faced by strong and courageous, and if life brings you such opportunities, then turn failures into success. ठीक, अब यहां पे P और Q देखो जरा ध्यान से। तो क्या कह रहा है कि अगर आप सेल्फ पिटी या अपने आप में डाउट करने लगो एंड ब्लेम करो खुद को, रिमेंबर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ओनली टू दोज हु फील रिस्पॉन्सिबल। जो लोग रिस्पॉन्सिबल लगते हैं उन्हीं के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। ठीक है, देखो, अगर हम ये कह रहा है कि इसके पहले कि आप सेल्फ पिटी हो, आपने आपको ब्लेम करो कि भाई मेरे ऊपर ही इतनी जिम्मेदारी क्यों, मेरे साथ ही इतने दुख क्यों आ रहे हैं।
अगर आप ऐसा करो तो ये कह रहा है कि याद रखो लेकिन कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के पास आती है जो रिस्पॉन्सिबल दिखते हैं या जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक पॉजिटिव नोट से इसने हमें मोटिवेट करने की कोशिश की है। अब अगर हम क्यों पढ़े, ये कह रहा है चैलेंजेस आर फेस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। अब देखो यहाँ पे चैलेंज किसको बोला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक चैलेंज है, ठीक है। चैलेंजेस आर फेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस डेफिनेटली, एंड इफ लाइफ ब्रिंग्स यू सच अपॉर्चुनिटीज देन टर्न फेलियर्स इनटू सक्सेस। अब देखो कोई भी कनेक्शन फिलहाल हमें नहीं मिल पा रहा है यार, ठीक है, लेकिन अगर आप P और Q को देखो तो P और Q आपस में इंटरलिंक होकर बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमें पहले P रखना है कि पहले Q रखना है, समझो ध्यान से। चैलेंजेस आर फेस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस एंड इफ लाइफ ब्रिंग्स यू सच अपॉर्चुनिटीज देन टर्न फेलियर्स इनटू सक्सेस। हमारे पास में पहले P लेते हैं। लेट्स कंसीडर कि हमारा एक ऑप्शन है जो P का पॉइंट अपने साथ में रख रहा है। अब अगर हम P से बात करें तो इसके पहले की बात भी हो सकती है, इसके बाद की बात भी हो सकती है। तो पहले क्या होगा उसका फिलहाल कोई हिंट नहीं है, तो चलो बाद वाला एक पॉइंट ढूंढते हैं। अगर कनेक्शन मिलता है तो P वाले के साथ में जो भी आएगा उसका हम एक पेयर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आदमी अपने आप में डाउट कर रहा है और कह रहा है, सजेशन मिल रहा है कि याद रखो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को मिलती है जो लोग रिस्पॉन्सिबल लगते हैं, ठीक है। चैलेंजेस वही फेस करते हैं जो स्ट्रांग और करेजियस होते हैं। तो ये दोनों बातें एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत स्पेसिफिक हो गया है और ये वाला एक जनरलाइज चैलेंज की बात कर रहा है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चैलेंज ही है, ठीक है। तो चैलेंजेस आर फेस्ड बाय द स्ट्रांग एंड करेजियस एंड इफ लाइफ ब्रिंग्स यू सच अपॉर्चुनिटीज देन टर्न फेलियर इनटू सक्सेस। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर देना है। मतलब भागना नहीं है उस चैलेंज से, उस अपॉर्चुनिटी से, आपको क्या करना है, फेलियर को सक्सेस में टर्न कर देना है। अब यहां पे देखो ये कह रहा है दिस इज द आर्ट ऑफ राइट कॉन्टैक्ट इन लाइफ, और यही कला होती है राइट कॉन्टैक्ट इन लाइफ की। अब अगर हम मान लेते हैं P और Q का एक पेयर है, P और Q का एक पेयर है, लेट्स कंसीडर P और Q का पेयर। अब देखो जरा एक बार P और Q का पेयर जहां जहां पे नहीं है उसको जरा हम हटा देते हैं। देखो PQ एक में है, फिर यहाँ पे PQ नहीं है, इधर भी PQ नहीं है, इधर भी PQ नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है यार। लेकिन फिर भी हम बिना पढ़े थोड़ी मान लेंगे। चलो R से शुरुआत करके देखते हैं, क्योंकि इसमें सारे ही सही लग रहे थे, तो एक बार R से शुरुआत करके देखते हैं। द मास्टर ऑलवेज सेज रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। मना कर दोगे तो दुख होगा या बुरी कंडीशन आएगी, ठीक है। फिर R शुरुआत कर रहा है, लाइफ कैन बी पेनफुल। अब देखो मिजरेबल के कॉन्टेक्स्ट में पेनफुल, ठीक है, लाइफ कैन बी पेनफुल बट इट नीड नॉट बी सॉरोफुल, ठीक। तो जब सॉरोफुल हो जाएगी तभी ये मिजरेबल होगी, तो रिफ्यूज नहीं करना है किसी भी चीज को। तो कहीं ना कहीं R जो है वो S1 की जो बात है उसी चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश अच्छी तरीके से कर रहा है। सो लेट्स कंसीडर S1 के साथ में R ने एक थोड़ा सा सेंस करके बात किया है। R के साथ में फिर S है, इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी फाइंड ओकेजन्स टू बी चेयरफुल। अभी कह रहा है पेनफुल हो भले ही लाइफ, लेकिन उसमें दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको खुश रहना है आपको ओकेजन्स खोजने पड़ेंगे जिसमें आप खुशी या खुश फील करो। देखो ये बात क्यों कही जा रही है, देखो यहाँ पे कह रहा है लाइफ कैन बी पेनफुल बट इट नॉट बी सॉरोफुल। सॉरोफुल का मतलब है दुख नहीं होना चाहिए, दुख आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको खुश होना है तो आपको कोई भी चीज हो, कोई कैसा भी कंडीशन हो, उसमें आपको चीयरफुल मोमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे। मतलब मान लो बहुत दुख का टाइम आपका चल रहा है, उस टाइम पे भी आप उसमें से छोटे छोटे ऐसे मोमेंट्स निकालो जो आपको खुश करते हैं या जो चीज में थोड़ा सा आउट ऑफ जोन आप चले जाते हो। सो R और S सेम बात को कर रहे हैं, तो RS का पेयर हम ले सकते हैं, ठीक है। RS का पेयर अगर हम लेंगे तो RS का पेयर हमें मिल रहा है, बेटा देखो यहां पे भी मिल रहा है और यहां पे भी मिल रहा है। अभी दो ऑप्शन बच रहे हैं, A और C बच रहा है। फिलहाल यहां से ये दोनों अभी भी बाहर है, तो A और C में देखते हैं। देखो RS शुरू कर रहा था, फिर उसके बाद में P हम कैसे आएंगे। देखो S के बाद अगर हम P आ पाते हैं, देखो Before you fall into self-pity and blame games, remember that responsibility comes to only those who feel responsible. अब ये बात क्यों कहा जा रहा है, कह रहा है कि अगर तुम्हें खुश रहना है find occasions to be cheerful, तो occasions ढूंढो कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, है ना। सेल्फ पिटी मत हो, सेल्फ ब्लेम मत करो कि भैया मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है, मेरे साथ ही इतना दुख क्यों है, ये सब काम मत करिए। याद रखो हमेशा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के पास आती है जो रिस्पॉन्सिबल लगते हैं। चैलेंजेस वही फेस करते हैं जो स्ट्रांग और करेजियस होते हैं। और अगर लाइफ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ला रही है तो फेलियर को सक्सेस में टर्न करो, और यही आर्ट है राइट कॉन्टैक्ट इन लाइफ की। सो लेट्स गेट टू RSPQ।
क्योंकि इसमें देखो बहुत ज्यादा कोई खास लॉजिक है नहीं जिसके बेसिस पे आप इसको अरेंज कर पाओगे, है ना। मतलब कहीं ना कहीं से सारे पॉइंट्स आपको सेंस देंगे, बट एक कॉन्टैक्ट में जो भी आपको लग रहा है कि यार एक दूसरे से थोड़े बहुत लिंक्स मिल रहे हैं, उन्हीं के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से कोई भी लाइन किसी से एग्जैक्टली रिलेट करेगी ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप कर सकते हो। दैट्स हाउ हम ऑप्शन नंबर ए के साथ यहां पे प्रेफरेंस लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, देखो जरा। ये अच्छा किया इन्होंने कि सारे क्वेश्चन को इस तरह से ही लिख दिया, पूरा लास्ट तक लिख दिया। कई बार जब वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है। इट्स गुड कि इन्होंने एक बार में अरेंज कर दिया। गांधी जी रीच्ड न्यू कासल एंड टुक चार्ज ऑफ द एजिटेशन। The treatment that was meted out to these brave men and women in jail included starvation and whipping. देखो these brave men लिखा है जो, इससे हमें क्या हिंट मिल रहा है बेटा, इसके पहले मुझे brave men का बात करना पड़ेगा, है ना। जो brave men है उनकी बात करनी पड़ेगी, ठीक। अब यहां पे brave men की बात अगर हम कर रहे हैं तो जो ब्रेव लोग होंगे उनके बारे में इसके पहले लिखा होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो अब इस चीज को मेरे को कैसे मालूम पड़ा, जब यहाँ पे दीज ब्रेव मैन लिखा था तो दीज मतलब ये जो कुछ लोग आए उनके बारे में बात हुई है, उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात चलनी चाहिए। एंड वुमेन इन जेल इंक्लूडेड स्टारवेशन एंड विपिंग। स्टारवेशन मतलब भुखमरी, विपिंग मतलब कोड़े से मारते थे जो उसको विपिंग कहते हैं। एंड बीइंग फोर्स्ड टू वर्क इन द माइंस बाय माउंटेड मिलिट्री पुलिस, ठीक। During the course of the march, Gandhiji was arrested twice, released, arrested a third time and sent to jail. अच्छा, the employers retaliated by cutting off water and electricity to the workers' quarters, thus forcing them to leave their homes. एम्प्लॉयर्स ने क्या किया, रिटालिएट किस तरीके से किया, वाटर सप्लाई काट दिया, बिजली काट दी वर्कर्स के क्वार्टर्स में से, ठीक है, और इस तरीके से अपना घर छोड़ने पर उनको मजबूर कर दिया। गांधी जी डिसाइडेड टू मार्च दिस आर्मी ऑफ ओवर 2000 मेन, दिस आर्मी ऑफ ओवर 2000 मेन, women and children over the border and thus see them lodged in Tarnawal. I guess this is Tarnawal jails, right. The morale of the workers, however, was very high and they continued to march till they were prosecuted and sent to jail, ठीक। वर्कर्स का मोराल बहुत ज्यादा था, इसलिए however was very high and thus and they continued to march till they were prosecuted and sent to jail. मोराल वर्कर्स का बहुत हाई था और उन्होंने तब तक मार्च किया जब तक उनको प्रोसिक्यूट करके जेल में नहीं भेज दिया गया। मार्चिंग उनकी तब तक चलती रही। अब इसमें ढेर सारी बातें हो रही हैं, गांधी जी के बारे में बात हो रही है, एम्प्लॉयर्स के बारे में बात हो रही है और वर्कर्स के बारे में बात हो रही है। तो इसके लिए हम शुरुआत करने को कौन सा वाला वो प्रेफरेंस देंगे, जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से। गांधी जी रीच न्यू कासल एंड टुक चार्ज ऑफ द एजिटेशन, ठीक। अब इसके बाद में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मार्च गांधी जी वॉज अरेस्टेड ट्वाइस, रिलीज, अरेस्टेड अ थर्ड टाइम एंड सेंट टू जेल। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मार्च, ओके, अभी फिलहाल यहाँ पे मार्च की बात नहीं हो रही है क्योंकि अभी कौन से मार्च की बात हो रही है वो यहाँ पे अभी जिक्र नहीं हुआ है, तो पी से हम शुरुआत नहीं करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे पी से शुरुआत है भी नहीं, सो लेट्स एक्सक्लूड दिस कि ये स्टार्ट कर पाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन अगर एक चीज आप यहाँ पे देखो तो ये कह रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मार्च, मतलब जो मार्च वो चल रहा था, जैसे डांडिया मार्च है उस तरह का मार्च, ये महीने वाला मार्च नहीं है। अगर हम यहाँ पे मार्च की बात करें तो यहाँ पे द कोर्स ऑफ द मार्च जो लिखा हुआ है, इसके जस्ट पहले मेरे को उस मार्च की बात करनी चाहिए। ये मार्च जो, इसके पहले मुझे मार्च की बात करनी चाहिए कि किस वाले कोर्स ऑफ मार्च की बात यहाँ पे करी जा रही है। ये चीज मुझे पी से हिंट मिल रहा है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे मार्च वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है जो पी के पहले आ सकता है। अगर मुझे ये हिंट मिल गया तो मैं वही वाला पेयर क्या करूंगा, बाकी ऑप्शंस में ढूंढ लूंगा, इस हिसाब से मेरे पास आंसर का एक हिंट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्यू में द एम्प्लॉयज रिटेल्ड बाय कटिंग ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी द वर्कर्स क्वार्टर्स दस फोर्सिंग देम टू लीव देयर होम्स, इसमें कहीं पे भी नहीं है बेटा, इसमें मार्च नहीं है। आर कह रहा है गांधी जी डिसाइडेड टू मार्च दिस आर्मी ऑफ ओवर 2000 मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ओवर द बॉर्डर एंड दस सी देम लॉजिंग इन ट्रैवल जेल्स, ठीक है। आर में मार्च है, सो लेट्स कंसीडर आर के साथ में पी। देखो यहाँ पे गांधी जी डिसाइडेड टू मार्च दिस आर्मी, टू मार्च करना था और उसके बाद में यही वाला मार्च यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे जो दिस आर्मी लिखा है, दिस आर्मी, अब ये आर में जो दिस आर्मी है वो कहाँ पे है, इसको जरा पढ़ते हैं। The employees retained by cutting off water and electricity to the workers' quarters, thus forcing them to leave their homes. अब ये है
एम्प्लॉयर्स ने जो कट कर दिया उनके घर में बिजली पानी है ना, और उनको क्या कर दिया, अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ पार्ट ऑफ लोग तो यहां लिखे हैं। द मोरल ऑफ द वर्कर्स हाउएवर वाज वेरी हाई एंड दे कंटिन्यू टू मार्च। अब ये तो आगे मार्च हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, जब ये ले चलेंगे उनको मार्च के लिए, उसके बाद का पॉइंट है एस वाला। मतलब आर से पहले कौन सा आना चाहिए बेटा, क्यू आना चाहिए, क्योंकि जो आर्मी है वो यहीं पे ही डिस्कस्ड है बस। तो क्यू के साथ में मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, यहां से जरा मिटा देता हूं, देखो ध्यान से समझो। फाइनली क्या बोला जा रहा है, देखो यहां पे द कोर्स ऑफ द मार्च था, वो मार्च कहां पे है बेटा, आर पे है। तो पी के पहले क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, पी के पहले आर आ जाएगा, ठीक है। तो आरपी का एक पेयर बन गया हमारे पास में। अब हमारे पास में क्या है, टू मार्च दिस आर्मी। अब ये आर्मी कहां है, एक तो ये लिखी है और एक आर्मी यहां लिखी है जिसमें आर्मी वर्ड मेंशन नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहा है, मोराल बहुत हाई था और ये मार्च करने का डिसाइड किया, कब तक, जब तक पकड़ के जेल में नहीं डाल देते, ये बात हो रही है। तो जब डिसाइड किया जा रहा है तब तो आर्मी मार्च नहीं कर रही होगी ना, यानी कि इस आर के पहले मुझे कौन सा चाहिए, क्यू वाला चाहिए। सो आर के पहले क्यू होना चाहिए, फिर आर होगा, फिर पी होगा, क्योंकि करेज ऑफ द कोर्स ऑफ द मार्च के बाद में क्या होगा, इस कोर्स के बाद में गांधी जी 2 बार पकड़े गए, अरेस्ट किए गए और जेल भी भेज दिए गए। और जो वर्कर्स थे उनका मोरल इतना हाई था कि उन्होंने तब तक मार्च किया जब तक उनको भी जेल नहीं भेज दिया गया, ठीक। तो इस तरीके से क्यू आर पी एस हम एक अपना सीक्वेंस बनाएंगे और लास्ट में फिर S6 आ जाएगा। सो क्यू आर पी एस हमारे पास में ये ऑप्शन नंबर ए है, सी बी और डी को हम बाहर कर देंगे। किस तरीके से हमने हिंट निकाला बेटा, द कोर्स ऑफ द मार्च, फिर इसके पहले हमने यहां पे मार्च की बात करी, तो यहां पे हमारे पास में पी आर हो गया था, सॉरी आरपी हो गया था, आर पहले फिर पी, उसके बाद में आर से पहले हमें क्यू चाहिए था क्योंकि आर्मी यहीं पे डिस्कस्ड है, लास्ट में हमें एस चाहिए क्योंकि जो भी फाइनली हो रहा है कि वो पकड़े जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, ये सारा फिर हमको लास्ट में लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए दैट गेट्स एज द करेक्ट ऑप्शन चॉइस। चलो अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है। One of the most important forces in the modern world, socialism, was a direct result of the Industrial Revolution. अच्छा, socialism is a result, was a direct result of Industrial Revolution. ठीक है. This is how socialism as a theory and practice came into being. All right. Socialism was a direct challenge to capitalism and sought to put an end to such an exploitative economic structure. The gulf between the haves and the have-nots continued to increase, and out of this gap between the rich and the poor sprang disputes. All right. It generated new wealth, but as this new wealth only went to a minority, it could not solve the question of distribution. The Industrial Revolution solved the question of production. बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जो have और have not है, इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए यहाँ पे, मान लेते हैं ये एक कार है। आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, बट फिर भी आप ये समझ लीजिए कि एक कार है। रिच के पास होगी, पुअर के पास नहीं होगी। तो ये जो रिच है इसके पास में सुपीरियरिटी हो गई, तो ये हैव्स हो गया, मतलब इसके पास में है। हैव मतलब होना। फिर यहां पे गरीब के पास में क्या है, एक साइकिल है। गरीब के पास में क्या है, साइकिल है। तो गरीब साइकिल को हैव नहीं मान रहा है, वो कार नहीं होने को हैव नॉट मान रहा है, ठीक है। सो ये हो गए हैव्स लोग जिनके पास में चीजें हैं, और जिनके पास में नहीं है वो हो गए हैव नॉट, मतलब मेरे पास में नहीं है। तो यहाँ पे ये जब ये जो सोसाइटी होगा, जब ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, अब यहाँ पे डिफरेंसेस आने लगेंगे। भाई अमीर है, गरीब है, ये ज्यादा सक्षम है, ये सक्षम नहीं है, इस तरीके के डिफरेंशिएशंस आए। तो इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात चलाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। One of the most important forces in the modern world, socialism was a direct result of the Industrial Revolution. ठीक, Industrial Revolution जो हुआ था उसका जो डायरेक्ट रिजल्ट था वो क्या था, सोशलिज्म था, ठीक। इंपॉर्टेंट फोर्सेज इन द मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब है बहुत अच्छा या बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका सोसाइटी पे पड़ा था, ठीक। अब इसके बाद में अगर हम शुरुआत करने के बारे में बात करें तो कौन सा वाला पॉइंट शुरुआत करेगा, इस पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए अब ये कह रहा है, आर बोल रहा है, इट जनरेटेड न्यू वेल्थ, बट एज दिस न्यू वेल्थ ओनली वेंट टू अ माइनॉरिटी, इट कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब अगर हम इस इट को पकड़ ले, देखो एक बार जरा पढ़ लेते हैं। This is how socialism as a theory and practice came into being. Socialism was a direct challenge to capitalism and sought to put an end to such an exploitative economic structure. Such an exploitative economic structure का मतलब क्या है? अच्छा, ये जो कैपिटलिज्म है यही है exploitative economic structure, ठीक।
द गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड आउट ऑफ दिस गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर स्प्रैंग डिस्प्यूट्स। अच्छा, जो ये हैव और हैव नॉट है, जैसे अमीर के पास में सब कुछ होगा और गरीब के पास में नहीं होगा, इसी डिफरेंस के बेसिस पे ये जो डिस्प्यूट था कि भाई तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, हमारे पास ये नहीं, तुम्हारे पास वो है, ये सब चीजें सारा डिस्प्यूट को लेके आई थी। It generated new wealth, but as this new wealth only went to a minority, it could not solve the question of distribution। ठीक है, अब यहाँ पे जो it generated new wealth की बारे में बात कर रहा है, ये R जो पॉइंट है हमारे पास में, ये किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है? चलो जरा इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो, R ने बोला है it generated new wealth। ठीक, अब द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, अब यहां पे देखिए, इट जनरेटेड न्यू वेल्थ बट एज दिस न्यू वेल्थ ओनली वेंट टू माइनॉरिटी, इट कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब न्यू वेल्थ जनरेट की है, आर से पहले मैं क्या क्यू रख सकता हूं, मैं पी रख सकता हूं या मैं एस रख सकता हूं, ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए पी के बारे में अगर हम बात करें, सोशलिज्म वाज अ डायरेक्ट चैलेंज टू कैपिटलिज्म। अब यहाँ पे सोशलिज्म की बात हो रही है और ये कैपिटलिज्म की बात हो रही है, तो ये कोई भी यहाँ पे वेल्थ जनरेशन जैसा कुछ भी नहीं। एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अब देखो ये क्या कह रहा है, सोशलिज्म वाज अ डायरेक्ट चैलेंज टू कैपिटलिज्म एंड सॉट टू पुट एन एंड टू सच एन एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब कैपिटलिज्म जो है वो सीधा सीधा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता था, मतलब पैसे वाले कॉन्टेक्स्ट में बात किया करता था, और सोशलिज्म ने क्या किया, डायरेक्ट चैलेंज कर दिया कैपिटलिज्म को, मतलब कैपिटलिज्म लगभग खत्म होने का कगार पे था। किस बेसिस पे? सोशलिज्म के बेसिस पे। तो इसने कोई नई वेल्थ तो जनरेट नहीं करी है, क्योंकि उल्टा वेल्थ को खत्म कर दिया है ना। फिर क्यों? देखो, द गैप बिटवीन द हैव एंड हैव नॉट्स कंटिन्यू टू इंक्रीज आउट दिस गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर स्प्रैंग डिस्प्यूट्स। अब ये गैप तो तब होगा ना जब वेल्थ जनरेट होगी, अमीर अमीर हो चुके होंगे, उसके बाद गैप जनरेट होगा यार। तो क्यू वाला तो आर के जस्ट पहले नहीं आ सकता, ये आर के बाद में भले आ सकता है। तो आर को हमेशा, सॉरी, क्यू वाला आर के बाद ही आएगा कहीं पे। देखो ये चीज हम समझते हैं, आर के बाद ही आएगा क्यू। अब वो यहां भी हो सकता है क्यू, इसके बहुत बाद में भी हो सकता है, तो हम सिर्फ इतना मान लेते हैं आर के बाद में कहीं क्यू आएगा, ये चीज तो कंफर्म है। ठीक है, आर के बाद में क्यू आएगा, ये कंफर्म है। आर के पहले वाला पॉइंट ढूंढना है, तो देखो पी बाहर हो गया, क्यू बाहर हो गया, एस देख लेते हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन। अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, देखो यहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन्होंने बोला कि सोशलिज्म वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सोशलिज्म क्या था? जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसका डायरेक्ट एक रिजल्ट था। ठीक है, सोशलाइज हो गए थे लोग। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसने क्या किया? क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन सॉल्व कर दिया। अब ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं तो ज्यादा चीजें लोगों के पास अवेलेबल हो जाएंगी। सो इस हिसाब से, सो इफ वी कनेक्ट आर के पहले एस, अगर हम आर के पहले एस को कनेक्ट कर दें, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, आर से पहले एस को कनेक्ट कर दें, तो देखो यहां पे मेरा ऑर्डर क्या बन जाएगा बेटा, एक बन गया एस और आर। ठीक है, अब इसको पढ़ के देखते हैं। देखो, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शंस, फिर आएगा आर, इट जनरेटेड न्यू वेल्थ बट दिस न्यू वेल्थ ओनली वेंट टू अ माइनॉरिटी, इट कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, माइनॉरिटी का मतलब क्या है? जो कम, तब मतलब कम लोग थे, सिर्फ सेलेक्टेड लोगों के पास ही उसका वो क्या गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो रिजल्ट निकलने थे, जो इसका बेनिफिट निकलना था, वो माइनॉरिटी के पास ही गया, मतलब जो कम लोग थे, सेलेक्टेड लोग थे, उन्हीं के पास में गया। ठीक, अब यहां पे क्या हो गया? देखो एस और आर तो हमारे पास में बिल्कुल फिट हो गया। अब हमारे पास में आता है पी या क्यू। अब देखो यहां पे जब भी ये क्या करेगा, माइनॉरिटी के पास जाएगा, कम लोग के पास जाएगा। द गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड आउट ऑफ दिस गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर स्प्रैंग डिस्ट्रीब्यूट्स। अब देखो माइनॉरिटी के पास जा रहा है, मान लो 400 लोग हैं अमीर, ठीक है, और 4 लाख लोग हैं गरीब। अब इनके पास ही जा रहा है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सारा जितना भी बेनिफिट है, तो अल्टीमेटली ये लोग और अमीर हो जाएंगे। अब ये अपने आप को और गरीब फील करेंगे। ठीक, तो ये जो गरीब और अमीर का डिफरेंस है, इसी के बेसिस पे डिस्प्यूट्स क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। ठीक, अब ये हो क्या रहा है, देखो यहां पे हो क्या रहा है, अब जब गरीब अमीर में डिफरेंस ज्यादा बढ़ गया, फिर अल्टीमेटली पी क्या बोल रहा है, सोशलिज्म वाज अ डायरेक्ट चैलेंज टू कैपिटलिज्म एंड सॉट टू पुट एन एंड टू सच एन एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब हो क्या रहा था, डिस्प्यूट्स होने लगे कि भैया तुम बहुत ज्यादा अमीर हो, हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। अब इस चीज का डिस्प्यूट होने लगा। फिर सोशलिज्म का जब कॉन्सेप्ट आया, मतलब चीजों का जब इक्वलाइज करने का कॉन्सेप्ट आया, तो इसने डायरेक्ट चैलेंज किसको कर दिया, कैपिटलिज्म को। जो अमीर बहुत अमीर होता जा रहा था, खूब सारा पैसा हड़प के रख रहा था, उसको क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। और क्या हुआ, ऐसा जो एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, किस बेसिस पे, जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आया था, जिसमें खूब कम लोग जो हैं, सेलेक्टिव अमीर लोग हैं, उनके पास खूब ढेर सारा पैसा था, उसका क्या हो गया, एंड
जैसा करीब आ गया। ठीक है, एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था जिसमें खूब सारा पैसा अमीरों के पास और गरीब बेचारा दब के रह रहा था, उसका लगभग एंड हो गया। दिस इज हाउ सोशलिज्म एज अ थ्योरी एंड प्रैक्टिस केम इनटू बीइंग। और इस तरीके से क्या हुआ, कैपिटलिज्म खत्म हो गया और सोशलिज्म प्रैक्टिस में आ गया। ठीक है, जिसमें इक्वल इक्वल वाला स्टेटस बोला गया था। चलिए, तो इसका आसान सा है ये, अगर आपको इसका मीनिंग पूरा समझ आ गया होगा, इसको करना इजी है। हमने करा क्या था, हमने इट ले लिया था सबसे पहले स्टार्टिंग में। देखो ये प्रोनाउन था, प्रोनाउन से पहले हमने कनेक्ट कर दिया एस को, तो एस आर हमारे पास में एक सीरीज बन गई। उसके बाद हमने देखा कि यार पी तो पहले आएगा नहीं, क्यू आएगा, क्योंकि क्यू क्या कर रहा है, आर वाली बात को ही कर रहा है। सो एस आर क्यू हो गया। लास्ट में हमने पी को एस सिक्स से जोड़ दिया तो पी खत्म कर रहा था, एस आर क्यू पी आ गया और उसके बाद में एस सिक्स तो आना ही था। सो एस आर क्यू पी एस सिक्स से हमारा एक सेंटेंस जो है वो फिट तरीके से बन गया। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एस आर क्यू पी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, देखते हैं इसको जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास में है, which says institutions define and play a regulatory role with regard to human behavior. It shows how important it is for a nation to build institutions for nurturing democracy. Once established, institutions set a dynamic relationship with the members constituting them and they mutually affect each other. They shape preferences, power and privilege. At the same time, institutions themselves can be transformed by the politics they produce and such transformations can affect social norms and behaviors. They also provide a sense of order and predictability. ठीक है, अब हमको एक हिंट तो यहां से मिल गया है, वो हिंट कौन सा है बेटा, दे ऑल्सो प्रोवाइड अ सेंस ऑफ ऑर्डर एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, अब ऑल्सो से हमको एक क्या चीज मिल गया है, एक हिंट मिल गया है। देखो इस तरीके से आप हिंट निकालोगे, दे ऑल्सो प्रोवाइड मतलब इसके पहले भी कोई प्रोवाइड करने वाला पॉइंट चाहिए, तो एस के पहले मुझे ऐसा पॉइंट चाहिए जो भी प्रोवाइड कर रहा हो। तो चलो मैंने एक एस को अपना बेंचमार्क लिया है, इसके पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक ऐसा पॉइंट ढूंढूंगा जिसमें भी प्रोवाइड करने की बात हो रही हो। ठीक है, once established, institutions set a dynamic relationship with the members constituting them, they mutually affect each other. ठीक है, they shape preference, power and privilege. At the same time, institutions themselves can be transformed by the politics they produce and such transformations can affect social norms and behaviors. अच्छा, produce and such, अभी देखो प्रोड्यूस कर रहे हैं and such transformations can affect social. So they produce, they are producing, they are providing a sense of order and predictability. ठीक है, तो हमें किसके साथ एस को रख सकते हैं, जो जिसके साथ में ये बढ़िया सेंस देगी, इसको फाइंड करना है। सो एस हमने ढूंढ लिया था, दे ऑल्सो प्रोवाइड अ सेंस ऑफ ऑर्डर एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक, अब यहां पे हम किसको इसके साथ में जोड़ सकते हैं, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्यों, देखो दे शेप प्रेफरेंसेस, पावर एंड प्रिविलेज। वंस एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस सेट अ डायनेमिक रिलेशनशिप, दे सेट अ डायनेमिक रिलेशनशिप विच द मेंबर्स कंस्टिट्यूटिंग देम with the members constituting them and they mutually affect each other. They also provide a sense of order and predictability. ठीक है, अभी फिलहाल हमें P के साथ में तो ये QS सही लग रहा है, बट फिर भी QR पढ़ते हैं। They shape preference, power and privilege. अब यहाँ पे Q में जो दे बोला गया है, ये किस लिए बोला गया है, Q वाला जो दे है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये किस दे के लिए बोला गया है। At the same time, institutions themselves can be transformed by the politics they produce and such transformation can affect social norms and behaviors. अच्छा, ओके, इसमें खूब ढेर सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब बहुत ढेर सारे प्रोनाउंस हैं इसमें। तो किस हिसाब से इसको हम देख सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम मान लेते हैं इसमें अभी फिलहाल एस के साथ में कौन सा वाला पॉइंट आएगा, इसका कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो इसको अगर हम एक जनरलाइज पॉइंट से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तभी ये निकलेगा, क्योंकि इसमें ढेर सारे प्रोनाउंस है ना। देखो जरा ध्यान समझो, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एट द सेम टाइम institutions themselves can be transformed by the politics. ठीक, institutions define and play regulatory role with regard to human behavior. institutions क्या काम करते हैं, ये regulatory functions करते हैं with regard to human behavior. ठीक है, अब ये कह रहा है at the same time institutions themselves can be transformed by the politics they produce and such transformations can affect social norms and behavior. अब इसको जरा अगर आप ध्यान से देखो तो पॉइंट नंबर S1 जो है, सेंटेंस नंबर S1, ये शुरू कर रहा था इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, रेगुलेटरी रोल करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने में। ठीक, ये बात शुरू हो रही है। उसी सेम टाइम पे इंस्टीट्यूशन खुद को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो S1 के साथ तो R फिक्स हो गया, ये चीज तो कंफर्म हो गई, ये चीज तो कंफर्म हो गई। अब R से हमारे पास एक ही पॉइंट है यार, RPQS है,
तो चलो इसको एक बार रीड करके देखते हैं कि क्या पता ये आर से शुरुआत कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि आर से शुरुआत ना करे। देखो, इंस्टीट्यूशंस डिफाइन एंड प्ले रेगुलेटरी रोल विद रिगार्ड टू ह्यूमन बिहेवियर, ठीक बात। अब उसके बाद में आर अगर मैंने ले लिया, institutions themselves can be transformed by the politics they produce and such transformations can affect social norms and behaviors। अब R के साथ में देखो P है, once established institutions set a dynamic relationship with the members constituting them and they mutually affect each other, ठीक है, P हो गया, R के साथ में P, R के साथ में P हो गया। फिर उसके बाद में आता है Q, they shape preferences, power and privilege, they also provide a sense of order and predictability। It shows how important it is for a nation to build institutions for nurturing democracy। अब यहाँ पे it shows how important it is, अब अगर मैंने ये अरेंजमेंट बना भी दिया तो S के बाद में it shows वाला थोड़ा सा सेंस नहीं दे पा रहा है, तो मतलब ये वाला पैसेज का जो कंस्ट्रक्शन है ये गड़बड़ है, तो R के साथ में हम नहीं जा सकते, A वाला हटा देंगे। फिर बचता है Q का 2 पॉइंट एंड हमारे पास में बचता है C वाला PSRQ। चलो P से पढ़ के देखते हैं। Institutions define and play a regulatory role with regard to human behavior. Once established, institutions set a dynamic relationship with the members constituting them and they mutually affect each other। अच्छा, ओके, ये भी अच्छा है यार, देखो बढ़िया से। Institution define and play a regulatory role with regard to human behavior, ठीक है। Once established, institutions set a dynamic relationship with its members constituting them and they mutually affect each other। बिल्कुल बढ़िया बात है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने आदमी के लिए क्या इंपैक्ट निकाला, ये निकाला है। फिर पी स्टार्टिंग कर रहा है कि एक बार स्टैब्लिश अगर हो गया इंस्टीट्यूशन तो म्यूचुअल अफेक्ट हो जाता है, मतलब इंस्टीट्यूशन आदमी को अफेक्ट करता है और ह्यूमन इंस्टीट्यूशन को अफेक्ट करता है। तो चलो पी से शुरुआत हो सकती है। पी के साथ में एस लेते हैं। पी के साथ में एस क्या कह रहा है, दे ऑल्सो प्रोवाइड अ सेंस ऑफ ऑर्डर एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। अब ऑर्डर और प्रिडिक्टेबिलिटी भी आती है, आदमी के अंदर डेवलप होती है, ठीक है। फिर आर के बारे में बात करेंगे। एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशन देमसेल्व्स कैन बी ट्रांसफॉर्म बाय द पॉलिटिक्स दे प्रोड्यूस एंड सच ट्रांसफॉर्मेशंस कैन अफेक्ट द सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन जो हैं वो खुद भी ट्रांसफॉर्म होते हैं पॉलिटिक्स के हिसाब से, दे प्रोड्यूस एंड सच ट्रांसफॉर्मेशंस कैन अफेक्ट सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स। वहां पे एडजस्ट करने के लिए बहुत ढेर सारी पॉलिटिक्स और सारी चीजें के नॉर्म्स की जरूरत पड़ती है, तो आर इसके बारे में बात कर रहा है। देन लेट्स गेट टू क्यू, दे शेप प्रेफरेंसेस, पावर एंड प्रिविलेज। और ये क्या करता है, इंस्टीट्यूशन के साथ जो आदमी का एसोसिएशन है वो क्या करता है, प्रेफरेंस, पावर और प्रिविलेज, इन तीनों चीजों को शेप देता है कि मतलब किस तरीके से इसको सही तरीके से यूज होना चाहिए। तो आदमी इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट है और इंस्टीट्यूशन ह्यूमंस पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे को शेप देने का ये बेसिकली अच्छा काम करते हैं। इट शोज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अ नेशन टू बिल्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर नर्चरिंग डेमोक्रेसी। और अगर ऐसा होता जाएगा, प्रेफरेंस, पावर और प्रिविलेज मिलता जाएगा, तो ये चीज हमारे नेशन डेवलपमेंट के लिए कितनी अच्छी है। दैट्स हाउ इट शोज कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अ नेशन टू बिल्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर नर्चरिंग डेमोक्रेसी। तो फिलहाल पी और बी और डी ऑप्शन को हटा के ऑप्शन नंबर सी, दैट गिव्स अ करेक्ट सेंस, वुड गो एज द करेक्ट आंसर चॉइस। सो 50th क्वेश्चन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में बेटा। चलिए, थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं क्वेश्चंस, बट स्टिल इफ यू कंटिन्यू प्रैक्टिस तो चल जाएगा। Idioms are a colorful and fascinating aspects of language। बिल्कुल, idioms may also suggest a particular attitude of the person using them, for example disapproval, humor, exasperation or admiration, so you must use them carefully। अब idioms क्या कर सकते हैं, एक particular attitude बता सकते हैं आपके personality का, है ना, जो भी उसको यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका disapproval बता सकते हैं, आपका humor बता सकते हैं, कहीं पे आपने कैसे idiom को यूज किया उसको humor की तरह लिया जा सकता है। exasperation, admiration, so you must use them carefully। आपकी पूरी पर्सनालिटी को वो दिखा सकते हैं कि मतलब यार इस आदमी ने सही टाइम पे सही इडियम यूज करके अपनी पूरी पर्सनालिटी का एक डेमो दे दिया है कि भाई मैं कितना ज्यादा लॉजिकली विटी हूं, ठीक है। चलो PQRS को पढ़ते हैं। योर लैंग्वेज स्किल्स विल इंक्रीज रैपिडली इफ यू कैन अंडरस्टैंड इडियम्स एंड यूज देम कॉन्फिडेंटली एंड करेक्टली। आपका जो लैंग्वेज स्किल है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा अगर आप इडियम्स को यूज कर सकते हो स्किलफुली और आप उसको समझ सकते हो करेक्टली, है ना। दे आर कॉमनली यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, स्पोकन एंड रिटन। इडियम्स को सारे टाइप के लैंग्वेजेस में यूज करते हैं, चाहे वो इनफॉर्मल हो, फॉर्मल हो, बोलने वाली हो, लिखने वाली हो, हर तरह से यूज होते हैं ये। In addition, idioms often have a stronger meaning than non-idiomatic phrases। अगर हम इसके साथ में एक और बात जोड़ें तो idioms के ज़्यादा strong meaning होते हैं non-idiomatic phrases के, ठीक है। जो phrases होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे strong meanings होते हैं idioms के। One of the main problems students have with idioms is that it is often impossible to guess the meaning of an idiom from the words it contains। एक मेन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये कि इडियम के जो वर्ड्स जो यूज करके इडियम बनाया गया है
उनको ही देख के सिर्फ एग्जैक्टली उसका मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं स्टूडेंट्स। ये एक मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ में आती है, आपके साथ भी आती होगी। तो चलिए इसका अरेंजमेंट देखते हैं। यहां पे पूरा लेखा जोखा है अबाउट ईडियम्स, ईडियम्स क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं, ये सब कुछ यहां पे लिखा गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो क्यू है, इसमें बोल रहा है दे आर कॉमनली यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। अब ये किसके लिए बोल रहा है? ईडियम्स के लिए बोल रहा है डेफिनेटली। सो दे के पहले हमको चाहिए ईडियम्स वाला पॉइंट, दे के पहले चाहिए ईडियम्स वाला पॉइंट, ठीक है। They are commonly used in all types of languages in formal, spoken and written, ठीक है। In addition, idioms often have a stronger meaning than non-idiomatic phrases। अब in addition मतलब ऑलरेडी यहाँ पे एक यूज बताया होना चाहिए जिसके बाद में हम ये आर लगा देंगे। एस बोल रहा है वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हैव विद idioms is that। अब एस ने तो दिक्कत बता दी है यार, देखो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है, फिर एस बता रहा है एक हमारे पास में दिक्कत है ना। तो फिर यहाँ पे एस क्या कह रहा है? दिक्कत है, तो फिर एस को भी थोड़ा सा बाद में रखेंगे। देखो नेगेटिव वाले, अगर नेगेटिव से सेंटेंस शुरू ही नहीं हो रहा है तो नेगेटिव्स को थोड़ा सा बाद में रखने की हमेशा कोशिश करते हैं। योर लैंग्वेज स्किल्स विल इंक्रीज रैपिडली इफ यू कैन अंडरस्टैंड ईडियम्स एंड यूज देम कॉन्फिडेंटली एंड करेक्टली, ठीक है। अब पी से शुरुआत भी कर सकते हैं, क्यू से भी कर सकते हैं, आर से भी कर सकते हैं और एस से भी कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास में ऑप्शंस जो हैं वो आर, एस और क्यू से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम किससे करें ये थोड़ा सा डाउट है। चलिए देखते हैं, एक एक करके इनको एलिमिनेट करते हैं, फिर बात करेंगे किस वाले से शुरुआत करनी है। देखो आर वाले हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं, तो आर क्यू है और उसके बाद में आर एस है। एक बार आर क्यू और आर एस को पढ़ लेते हैं। देखो idioms are a colorful and fascinating aspects of language. In addition, idioms often have a stronger meaning than non-idiomatic phrases, ठीक है। आर तो बढ़िया है, आर के साथ में क्यू जोड़ते हैं, फिर आर के साथ में एस जोड़ेंगे, आर के साथ में क्यू जोड़ के देखते हैं। दे आर कॉमनली यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, स्पोकन एंड रिटन। अब क्या चीज यूज होता है यहाँ पे? इडियम्स के मीनिंग होते हैं स्ट्रॉन्गर नॉन इडियोमैटिक फ्रेजेस से। तो नॉन इडियोमैटिक यूज होता है कॉमनली ऑल टाइप ऑफ लैंग्वेज में, या इडियम यूज होते हैं, नहीं मालूम चल पा रहा है। आर के साथ क्यू नहीं लगाएंगे बेटा, आर के साथ क्यू नहीं लगाएंगे, इसको हटाते हैं, आर के साथ एस लगाते हैं। वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हैव विद इडियम्स इज दैट। अब देखो यहां से आर पे आते ही सीधा एस ने प्रॉब्लम बताना शुरू कर दिया। अभी तो यहां पे बढ़िया इडियोमैटिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये बता रहे थे, इडियम्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहां पे दिक्कत बताने लग गए। तो फिलहाल ऐसा भी नहीं करते हम, दिक्कत को हम तब बताएंगे जब हमने सारे पॉजिटिव नोट्स को डिस्कस कर लिया होगा। तो एक यहां से 2 ऑप्शंस तो हमने भगा दिए, कौन सा वाला? ए और बी ऑप्शन को फिलहाल भगा दिया। अब देखो यहाँ पे सी और डी बच रहा है। चलो सी देखो, एस आर क्यू पी देखते हैं। वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स, अभी बात कर रहा था कि जस्ट हम स्टार्टिंग में बेटा नेगेटिव वाले को नहीं लेते जब तक ये स्टार्टिंग ही नेगेटिव नहीं हो रही हो। तो फिलहाल सी को प्रेफर नहीं करते, जरा डी पढ़ के देखते हैं क्यू पी एस आर क्या कह रहा है। देखो idioms are colorful and fascinating aspects of language, ठीक है। फिर क्यू से दे आर कॉमनली यूज, ठीक है, दे यूज कर सकते हैं। दे आर कॉमनली यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, स्पोकन एंड रिटन, ठीक है। किसको यूज कर सकते हैं? idioms को यूज कर सकते हैं हर टाइप के लैंग्वेज में। अब देखो ये काफी इंट्रोडक्टरी सा भी लग रहा है ना, कि idioms पहले तो सबसे अच्छे फैसिनेटिंग होते हैं लैंग्वेज के फॉर्म्स, जिसमें इसको हर तरह की लैंग्वेज में, इनफॉर्मल, फॉर्मल, स्पोकन, रिटन, ये काफी ज्यादा इंट्रोडक्टरी सा लग रहा है। तो जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन तो देते हैं। सो इट वुड बी क्यू। चलो क्यू से शुरुआत करिए, फिर आता है पी। पी देखो, योर लैंग्वेज स्किल्स विल इंक्रीज रैपिडली इफ यू अंडरस्टैंड idioms एंड यूज देम कॉन्फिडेंटली एंड करेक्टली। अभी कह रहा है कि लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट, हर टाइप के लैंग्वेज में यूज होता है ये, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, और आपकी लैंग्वेज इंक्रीज करेगी रैपिडली अगर आप इनको समझ जाओगे और इनको कॉन्फिडेंटली और करेक्टली यूज कर लोगे। बिल्कुल। तो Q के बाद में P अगर हम लेंगे तो Q का कॉम्प्लीमेंट हो गया P, या P हो गया कॉम्प्लीमेंट Q का, ठीक है। तो QP एकदम बढ़िया पेयर है। फिर आते हैं S पे। अब बोल रहा है वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हैव विद idioms इज दैट इट इज ऑफन इम्पॉसिबल टू गेस द मीनिंग ऑफ एन idiom फ्रॉम द वर्ड इट कंटेन्स। अब ये कह रहा है कि जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को होती है वो क्या होती है, कि बच्चों को उसके एग्जैक्टली मीनिंग्स नहीं पता चल पाता, क्योंकि जो वर्ड्स को यूज करके उनको बनाया जाता है वही वर्ड्स एग्जैक्टली उनका मीनिंग नहीं दे रहे होते हैं। सो QPSR में से एस तो ठीक है, चलो आर देखते हैं। इन एडिशन idioms often have a stronger meaning than non-idiomatic phrases। अब एडिशन में क्या है, idioms के जो मीनिंग होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्गर होते हैं, किससे? नॉन idiomatic phrases से। मतलब अगर किसी लाइन का मीनिंग लिखा हो और वो ईडियम ना हो तो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन जो ईडियम्स होंगे उनका मीनिंग एकदम स्ट्रांगली अलग होगा, तो इसलिए स्टूडेंट्स को और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखो जब हम एस के साथ आर लगाएंगे तो एस को कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है बेटा? आर कर रहा है, ठीक है। तो इन एडिशन जो लिखा है ये प्रॉब्लम्स को
ऐड ऑन किया है, ठीक है। तो QPSR यानी ऑप्शन नंबर डी बनेगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर यहां पे अगर हम S6 को देखें, इडियम्स में ऑल्सो सजेस्ट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑफ द पर्सन। अब यहां पे नॉन इडियमेटिक फ्रेजेस जो होते हैं उनसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, इडियमेटिक फ्रेजेस। अब ये कह रहा है कि इडियम्स ऑल्सो सजेस्ट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑफ द पर्सन यूजिंग देम, फॉर एग्जांपल दिस 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 दिस, सो यू मस्ट यूज देम केयरफुली। इसीलिए इनको थोड़ा सा केयरफुली यूज करना चाहिए क्योंकि इनके स्ट्रॉन्ग मीनिंग होते हैं। ऐसा नहीं कि हलवा मीनिंग है, कोई भी यूज कर दिया कुछ भी मीनिंग निकल गया, तो स्ट्रॉन्ग मीनिंग होगा, इसीलिए आपको उसको क्या करना, यूज करना, कैसा पढ़ना पड़ेगा, केयरफुली यूज करना पड़ेगा कि कहीं गलत मीनिंग कोई ना समझ ले उसका, ठीक है। चलिए, तो ये कौन से वाले ऑप्शन के साथ जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद लेट्स गेट टू 52। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट। Sentence number 6, what can be taken in and broken down depends on the body design and functioning, ठीक है। There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organisms, ठीक है। Each organism is adapted to its environment, ठीक है, ये बात बढ़िया हो गई। फिर या क्या, there is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organisms, ठीक। For example, whether the food source is stationary or mobile would allow for differences of how food is accessed and what nurture apparatus used by a cow or a lion, ठीक। ओके, आर बोल रहा है द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन absorb it and others take it the whole material and break it down inside their bodies, perfect। ध्यान से देखिए अगर इसको, तो यहां पे फूड कैसे अब्सॉर्ब किया जा रहा है, कैसे खाया जा रहा है, कुछ बाहर से खा रहे हैं, कुछ अंदर खाने के बाद में उसको ब्रेक कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग चीजें बताई गई हैं। उसी के बेसिस पे जो न्यूट्रिशन है वो भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से बताया गया है ना, कि फूड मटेरियल कितना अवेलेबल है, मतलब किस ऑर्गेनाइज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म उसको खा रहा है, किस हिसाब से वो कंज्यूम किया जा रहा है, ये सारी चीजें भी उसके अवेलेबिलिटी पे डिपेंड कर रही हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे S1 कह रहा है ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट, व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी एंड डिजाइन एंड फंक्शनिंग। क्या चीज को खाना है, क्या चीज ब्रेक होना है, वो चीज डिपेंड करता है बॉडी डिजाइन पे, जो एनिमल्स उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उनके बॉडी डिजाइन पे और फंक्शनिंग पे, ठीक। चलो, अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग करने के लिए कौन सा वाला पॉइंट हमें लेना चाहिए उसके बारे में जरा सा देखते हैं, ठीक। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट। अब अगर हम S से देखें, सम ऑर्गेनिज्म, चलो पहले शुरुआत देखते हैं। हमारे पास में Q है, हमारे पास में R है और हमारे पास में S है, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट एंड अदर्स टेक इन होल मटेरियल्स एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। एकदम से हम इसकी बात तो करने नहीं लग जाएंगे बेटा कि ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल। कुछ ऑर्गेनिज्म पहले खाना तोड़ देते हैं और कुछ उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे खाना खाने की बात तो फिलहाल अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो कैसे खाना खा रहे हैं उसकी बात से हम शुरुआत नहीं करेंगे, तो S को फिलहाल नहीं मानते हैं। R और Q बच रहा है, लेट्स सी Q क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी और मोबाइल, इट वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ फूड इज एक्सेस्ड। देखो फूड को कैसे एक्सेस किया जा रहा है, व्हाट इज नर्चरिव अपैरेटस यूज्ड बाय द काउ और लायन। एकदम से हम एग्जाम्पल नहीं देंगे जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं बोली जिसको एग्जाम्पलीफाई करना पड़े इस तरीके से कि हम बाहर से ही खाना ब्रेक करके खा रहे हैं या फिर पेट में जाने के बाद वो ब्रेक हो रहा है। सो क्यू ने एग्जाम्पल से शुरू किया है और एग्जाम्पल किस लिए दिया है ये चीज अभी मालूम ही नहीं चल पा रही है। तो क्यू फिलहाल बेटा यहाँ पे स्टार्टिंग तो नहीं कर रहा है, आई गेस क्यू से पहले भी कुछ आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्यू ने स्टार्टिंग नहीं करी है, ठीक है, क्यू बार हो गया, एस बार हो गया, बच रहा है हमारे पास में सिर्फ आर वाला। तो चलो आर वाला पढ़ के देखते हैं, हो सकता है आर ना हो, फिर दूसरे वाले पे आएंगे एक बार, ठीक है। फिलहाल तो एक शॉट में अभी बाहर हो गया है। आर से अगर हम शुरुआत करें, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब यहां पे ठीक है कि कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को वो अवेलेबल है, कैसे उसने उसको खाया है, उस बेसिस पर उसका न्यूट्रिशन डिफर करेगा। चलो ये लॉजिकल है थोड़ा सा। आर से अगर हमने शुरुआत करी है, फिर हमारे पास में है क्यू। फॉर एग्जाम्पल वेदर द फूड, अब ये कैसे ऑब्टेन कैसे किया है उसके बेसिस पे इसका न्यूट्रिशन डिपेंड करेगा। अब इसका एग्जाम्पल कैसे दे रहा है कि अगर मान लो बाहर से ही खा के फूड सोर्सेज ऑफ स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज डियर would allow differences in how the food is accessed and what is nurtured by apparatus used by a cow or a lion, ठीक है। तो स्टेशनरी है कि मूव कर रहा है, उसके बेसिस पे इसका न्यूट्रिशन डिपेंड करेगा।
तो आर के साथ में क्यू है क्योंकि आर का एग्जाम्पल दे रहा है क्यू, ठीक है, आर क्यू हो गया। फिर पी की बात करेंगे, देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ पे घास होगी तो सीधा जाके खा लो, अगर डियर है तो उसको दौड़ा के पकड़ के खाना पड़ेगा। तो मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज होती है फूड को ऑब्टेन करने के लिए। सो दिस इज व्हाट पॉइंट नंबर पी सेज, आर क्यू के साथ में पी चलेगा। फिर उसके बाद में एस बोल रहा है सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट एंड अदर्स टेक इन द होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स उसको बाहर ही खा डालते हैं, फिर अंदर जाके वो सीधा डाइजेस्ट होता है, कुछ सिर्फ खाने के बाद में अंदर फिर उसको चर्न करते हैं। S6 कह रहा है व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शन। अब देखो यहाँ पे इसको हम कैसे रिलेट करेंगे S6 को S से। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बाहरी फूड को तोड़ देते हैं और कुछ इसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं और बाकी पूरा मटेरियल खाने के बाद में पेट के अंदर ही या बॉडी के अंदर ही उसको ब्रेक डाउन करते हैं। क्या चीज को खाना है और ब्रेक डाउन करना है डिपेंड करता है बॉडी डिजाइन और उसके फंक्शन पे। तो S6 के साथ में S चाहिए, ये तो चीज फिक्स हो गई है। इसका मतलब इकलौता सही ऑप्शन हमारे पास में ऑप्शन ए ही दिख रहा है बेटा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 52 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace of Sans Souci where sorrow is not allowed to enter. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see all the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. अगर आपने CBSE बोर्ड से पढ़ाई करी है तो क्लास 9th के एक क्लास 9 का एक चैप्टर था, आई गेस 10 हार्ट द ब्रोकन हार्ट या ऐसे करके एक चैप्टर था जिसमें एक प्रिंस होता है, द हैप्पी प्रिंस। चैप्टर का नाम है द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस, द हैप्पी प्रिंस नाम है इसका। इस चैप्टर में ये एक वाक्य है जिसमें एक वो होती है, एक बर्ड होती है, बर्ड और एक लेड का बना स्टैचू है, उसके बीच में कन्वर्सेशन है। आप देख रहे हो क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, 9th क्लास के चैप्टर में, 9th क्लास के लिटरेचर का चैप्टर यहां पे आपसे एज अ पैराजंबल पूछा गया है। देख रहे हो आप लेवल, इतना आसान चीजें हैं, अब ये भी ना कर पाए तो बड़ी दिक्कत है यार। चलो, When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace of Sans Souci where sorrow is not allowed to enter. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see all the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, I cannot choose but weep. So I lived and so I died. ठीक है. Round the garden ran a very lofty wall, but I never cared to ask what lay beyond it. Everything about me was so beautiful. My courtiers called me the happy prince. See, ये चैप्टर का नाम बेटा। My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was, if pleasure be happiness. In the daytime I played with my companions in the garden, and in the evening I led the dance in the great hall. ठीक। And now that I am dead, they have set me up here and high that I can see all the ugliness and all the miseries of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. ठीक। अब यहां पे हम कौन सी चीजें किस तरीके से अरेंज करेंगे इसको बहुत आसानी से देखते हैं। जब मैं जिंदा था तो मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था। स्टैचू ने बोला कि मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, मुझे नहीं पता जब तक मैं जिंदा था कि आंसू क्या होते हैं। When for I lived in the palace of Sans Souci where sorrow is not allowed to enter. मैं कह रहा है मैं सैन सूची के पैलेस में रहता था जहां पे दुख का एक शब्द अलाउड नहीं था, दुख का एक चीज अलाउड नहीं था, सब चीजें अच्छी अच्छी, सब कुछ रोजी सा दिखता था, है ना। मतलब दुख क्या होता है पता ही नहीं था किसी को वहां पे, मतलब मोस्टली मुझे नहीं पता था क्योंकि मुझे पैलेस के बाहर जाने नहीं दिया जाता था और सारे मजे, सारे ऐश, सारे शानो शौकत पूरी उसके अंदर अवेलेबल थी। ठीक है, अब इसके साथ में हम कौन सा वाला जोड़ेंगे, देखो ये कन्वर्सेशन है जिसमें एक तरफा बात हो रही है, प्रिंस ही बोल रहा है, वो जो स्पैरो थी या जो बर्ड थी वो सुन रही थी। ठीक है, तो यहां पे सेंटेंस नंबर 1 ने शुरुआत कर दी है। अब इसके साथ में हमें एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जो इसी को कंटिन्यू कर पाए बेटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, ये तो बात गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल इसने शुरुआत किया है, तो पी यहां से शुरुआत नहीं कर पाएगा, पी वाला ऑप्शन यहां से काट देते हैं, बी ये दोनों कट जाएंगे। सो आई डाइड की बात यहां पे नहीं हो रही है। अब देखो सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, मतलब
पहले बताएगा कि मैं जिंदा कैसे था, क्या क्या चीजें हुई और जिंदा टाइम में, और फिर उसके बाद में अल्टीमेटली लास्ट वाले कॉन्टेक्स्ट में बात होगी। तो पी शुरुआत नहीं कर रहा है। शुरुआत के लिए अगर हम क्यों देखें, राउंड द गार्डन रन अ वेरी लॉफ्टी वॉल, अच्छा ठीक है, in the palace of San Francisco where sorrow is lived not allowed to enter, ठीक है। round the garden ran a very lofty wall but I never entered and asked what lay beyond it, everything about me was so beautiful, चलो ये चल सकता है। राउंड द गार्डन की बात से अगर हम शुरुआत करें, क्यों हो सकता है आंसर सही बन जाए। उसके बाद में हमारे पास में है आर, माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वाज इफ प्लेजर बी हैप्पीनेस, ठीक है, आर भी शुरुआत कर सकता है। फिर देखते हैं एस, इन द डे टाइम आई प्लेड, देखो एस यहां शुरुआत कर ही नहीं रहा है तो एस को हम फिलहाल शुरुआत में नहीं लेते हैं, सॉरी एस शुरुआत नहीं कर रहा है तो एस को शुरुआत के लिए लेंगे भी नहीं, एस को बाहर करते हैं। अब अच्छा शुरुआत क्यों है या अच्छा शुरुआत आर है, इसको देखते हैं जरा सा बेटा। देखिए अगर मान लेते हैं मैं आर से शुरुआत करता हूं, सो आर के बाद आई नीड टू पुट पी, चलो देखते हैं इसको लगा के। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वाज इफ प्लेजर बी हैप्पीनेस, ठीक है। उसके बाद में सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, अरे हैप्पी प्रिंस बोल रहे हैं मैं हमेशा खुश था, अगर प्लेजर है हैप्पीनेस तो मैं हमेशा खुश रहता था, इस तरीके से मैं जिया और मैं मर गया। ये बात तो बाद में कहनी पड़ेगी भाई, अभी तो बाकी चीजें डिस्क्राइब करने के बारे में बात है। इसका मतलब आर के साथ में पी नहीं चाहिए, तो आरपी के लिए हमारे पास में ये भी बाहर हो गया, बच रहा है क्यू एस आर पी। एक बार इसको पढ़ते हैं, अगर ये नहीं लॉजिक देगा फिर हमको पी वाले ऑप्शन पे मजबूरी में जाना ही पड़ेगा। चलो क्यू एस आर पी पढ़ के एक बार देखते हैं। क्यों कह रहा है, राउंड द गार्डन रन अ वेरी लॉफ्टी वॉल बट आई नेवर एंटर्ड एंड आस्क्ड व्हाट ले बियॉन्ड इट, एवरीथिंग अबाउट मी वाज सो ब्यूटीफुल, मेरे आसपास जो भी चीज थी वो बहुत सुंदर सुंदर थी, सब बहुत बढ़िया बढ़िया था। गार्डन के आसपास एक लॉफ्टी सी वॉल बनी हुई थी जिसको क्रॉस करके कभी मैं देखने की मैंने कोशिश नहीं की, ठीक है। मैंने कभी पूछा ही नहीं कि उसके उस तरफ क्या है, उसके बाहर भी दुनिया है कि नहीं है, मैंने कभी पूछा ही नहीं, और आसपास मेरे सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था। क्यों के साथ में एस चाहिए। इन द डे टाइम आई प्लेड विद माई कंपेनियन इन द गार्डन, ठीक है, यहाँ पे गार्डन की बात कर रही है तो गार्डन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इन द डे टाइम मैं अपने कंपेनियन दोस्तों के साथ खेला करता था, और इवनिंग में आई लेड द डांस इन द ग्रेट हॉल, और लास्ट में डांस वांस का सीन होता था, ठीक है। तो क्यू के साथ में एस चल रहा है, ठीक बढ़िया। फिर आता है आर, माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पीली इंडीड आई वाज इफ प्लेजर बी हैप्पीनेस, ठीक है। अगर मान लो मेरे कोर्टियर्स क्या किया करते थे, मुझे हैप्पी प्रिंस बोला करते थे क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता था, दिन में गार्डन में खेला, रात को डांस वांस का सीन बना, उसके बाद में मेरे सारे कोर्टियर्स मुझे हैप्पी प्रिंस बोल रहे हैं, ठीक है। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, इस तरीके से मैं जिया था और इसी तरीके से मैं हैप्पीली मर भी गया था। लेकिन उसके बाद में एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस एंड द मिजरी ऑफ माय सिटी एंड दो माय हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन चूज बट वीप। क्लियर है बात। चलो तो इस हिसाब से इसको हम कंक्लूड कर देंगे, बन जाएगा हमारा क्यू एस आर पी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। क्लास 9th की अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो मजा आ जाएगा आपको, ये तो एक तो ये फ्री हो गया। चलो 54th पे आते हैं। वन डे हर मदर हैविंग मेड सम केक्स सेड टू हर, गो माय डियर एंड सी हाउ योर ग्रैंडमदर इज डूइंग, फॉर आई हियर शी हैज बीन वेरी इल, टेक हर अ केक एंड दिस लिटिल पॉट ऑफ बटर। अच्छा, यहाँ पे मदर जो है वो बहुत काइंड है, और बच्चा है या बच्ची है, हैविंग मेड, हर मदर लिखा है तो लड़की होगी जिसकी मदर है, काफ़ी काइंड है। उन्होंने कुछ केक बनाया है और उस बच्ची से कहा कि जाओ बेटी और उनको देखो, अब देखो ग्रैंड मदर कैसी हैं अभी, और क्योंकि मैंने सुना था कि वो बहुत बीमार हैं, उनके लिए केक ले जाओ और ये छोटा सा बटर का एक पॉट ले जाओ, ठीक। एसिक्स कह रहा है डज शी लिव फार ऑफ सेड द वुल्फ। अब वुल्फ ने बोला कि वो काफ़ी दूर रहती हैं क्या, देखो यहाँ पे वुल्फ से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है। चलिए, ही आस्क्ड हर वेयर शी वाज गोइंग, अब यहाँ पे ही आस्क्ड हर का मतलब क्या है, कोई आदमी है जो पूछ रहा है, पी शुरुआत नहीं करेगा, पी वाला ऑप्शन यहाँ से बाहर करना पड़ेगा, ए और सी बाहर हो गया, ठीक है। क्यों बोल रहा है द पुअर चाइल्ड हु डिड नॉट नो व्हाट दैट इट वाज डेंजरस टू स्टे एंड टॉक टू अ वुल्फ said to him, I am going to see my grandmother and carry her a cake and little pot of butter from my mother। अब पुअर चाइल्ड के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ स्टोरी हो गया, क्यों शुरुआत नहीं कर रहा, ऑप्शन में है भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास में एस बच रहा है और आर बच रहा है, लेट्स सी। आर, एज शी वॉज गोइंग थ्रू द वुड शी मेट, देखो यहाँ पे वुड नहीं है, यहाँ पे वुड्स होना चाहिए, बट यहाँ पे पेपर में गलत लिखा है, क्योंकि वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, वुड का मतलब लकड़ी होता है। थ्रू द वुड्स शी मेट विद अ वुल्फ हु हैड अ वेरी ग्रेट माइंड टू ईट हर अप, बट he dared not because of some woodcutters working nearby in the forest।
अब जब वो जा रही थी तो वो एक वुल्फ से मिली, उसको एक वुल्फ दिखा जिसका बहुत अच्छे से माइंडसेट बना लिया था कि इस लड़की को मैं खा जाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं की क्योंकि उसने देखा कि कुछ वुड कटर वहां पे आसपास में जंगल के वुड काट रहे हैं, अगर उसने खाने की कोशिश की तो वुड कटर उसको भी काट देंगे, ठीक है। शी सेट आउट इमीडिएटली टू गो टू हर ग्रैंडमदर हु लिव्ड इन अनदर विलेज। अब यहाँ पे आर शुरुआत करेगा कि एस शुरुआत करेगा, इसकी बात है, लेकिन ये काफी ज्यादा आसान है इसको जानना। जब वो जा रही थी और वो तुरंत तैयार हो गई अपनी मदर के जाने के लिए जो आसपास ही रहती थी, तो इसमें से एस और आर में सबसे पहले कौन सा होना चाहिए? अल्टीमेटली आंख बंद करके बी वाला हो जाएगा। तो आर पी क्यू एस बाहर हो गया, एस आर पी क्यू यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि पहले माइंड बनाएगी उसके बाद निकल जाएगी। तो यहाँ पे एस आर पी क्यू को जरा पढ़ लेते हैं। One day her mother, having made some cakes, said to her, "Go, my dear, and see how grandmother is doing. For I hear she has become been very ill. Take her a cake and this little pot of butter." ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ऐसा जाएगा। She set out immediately to go to her grandmother, who lived in another village. वो तुरंत तैयार हो गई और अपनी ग्रैंडमदर के पास जाने के लिए, जो अगले विलेज में या दूसरे विलेज में, दूसरे गांव में रहा करती थी। एस के साथ शुरुआत हुई है, फिर आर आएगा। As she was going through the wood, she met with a wolf who had very great mind to eat her up, but he dared not because of some woodcutters working nearby in the forest. आसपास ही वुडकटर काम कर रहे थे इसलिए वो नहीं हिम्मत कर पाया। फिर उसके बाद में पी आ रहा है। He asked her where she was going. उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, बच्ची से पूछा। फिर क्यों आएगा? The poor child who did not know that it was dangerous to stay and talk to a wolf said to him, "I am going to see my grandmother and carry her a cake and a little pot of butter from my mother." उसने बता दिया कि भैया मैं दादी से मिलने जा रही हूँ, छोटा सा पॉट ऑफ बटर है और ये केक लेके उनसे मिलने जा रही हूँ, ठीक है। Does she live far off? said the wolf. और उसने पूछा कि क्या वो बहुत दूर रहती हैं? वुल्फ ने पूछा। चलो खैर, तो यहाँ पे इतना कन्वर्सेशन पे बात खत्म हो गई है। ऐसी स्टोरीज पढ़ के लगता है कि पूरी स्टोरी जान ले। चलो खैर 55th पे आते हैं। सेंटेंस नंबर 1, I had spent many nights in the jungle looking for game, but this was the first time I had ever spent a night looking for a man eater. Okay, ठीक है। It was in this position my men and hour later found me fast asleep. Of the tiger I had neither heard nor seen anything. All right. I bitterly regretted the impulse that had induced me to place myself at the man-eater's mercy. The length of road immediately in front of me was brilliantly lit by the moon, but the right and left, the overhanging trees cast dark shadows, and when the night wind agitated the branches and the shadows moved, I saw a dozen tigers advancing on me. अरे बाप रे, कुछ भयंकर ही हो रहा है। As the grey dawn was lighting up the snowy range which I was facing, I rested my head on my drawn-up knees. I lacked the courage to return to the village and admit I was too frightened to carry out my self-imposed task with teeth chattering as much from fear as from cold. I sat out the long night. अब यहाँ पे हो ये रहा है कि कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया है, उसके बाद में जो नज़ारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है शेरों का जो पूरा ग्रुप है उससे आके, तो उसके हिसाब से ये भाई साहब बहुत डरे हुए से हैं, सहमे हुए से हैं। अब यहाँ पे किस बेसिस पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं जरा सा। सो सेंटेंस नंबर 1 ने फिक्स कर दिया है, PQRS में से देखना पड़ेगा कौन सा वाला फिक्स यहाँ पे आंसर दे पाएगा, ठीक है। चलो, I had spent many nights in the jungle looking for game, but this was the first time I had ever spent a night looking for a man-eater. Right? अब यहाँ पे देखो, I bitterly regret the impulse that had induced me to place myself at the man-eater's mercy. अब एकदम से तो नहीं आएगा, P यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो P शुरुआत नहीं कर पाएगा, C ऑप्शन यहाँ से बाहर है। क्यों? देखो, the length of the road immediately in front of me was brilliantly lit by the moon, but the right and the left and the overhanging trees cast dark shadows, and when the night wind agitated the branches and the shadows moved, I saw a dozen tigers advancing on me. ये possibly starting कर सकता है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। R देखो, as the grey dawn was lighting up the snowy range which I was facing, I rested my head on my draw up knees. R भी शुरुआत कर सकता है, इसको भी रहने देते हैं। S देखते हैं, I lacked the courage to return to the village. अभी देखो रिटर्न की बात आ गई, तो ये तो बाद में आएगा यार, इसको थोड़ा सा बाद में रखना पड़ेगा, S को बाद में रखेंगे। तो Q लेते हैं, R और S लेते हैं, लेकिन यहाँ पे R, S और Q तीनों से ही शुरुआत हो रही है, तो चलो एक एक करके बात करते हैं। I lacked the courage to return to the village. अब S क्या कर रहा है? ये S बाद में आना चाहिए, शुरुआत तो नहीं करेगा ये, तो S वाला पॉइंट यहां से बाहर कर देते हैं। अब हमारे पास में Q है और R है। देखो, as the grey dawn was lighting up the snowy range which I was facing, I rested my head on my
drawn up knees. अब ये हो रहा है, the length of road immediately in front of me was brilliantly lit by the moon, but the right and the left overhanging trees cast dark shadows, and when the night wind agitated the branches and the shadows moved, I saw a dozen tigers advancing on me. As the great dawn was lighting up the snowy range which I was facing, I rested my head on my drawn up knees. ठीक है, तो Q के बाद में ही कहीं ना कहीं R आएगा, R को हम शुरुआत में नहीं ले सकते हैं। ठीक है बेटा, R को शुरुआत करने के लिए नहीं ले सकते हैं। पहले हम यहां पे दिखाएंगे कि अल्टीमेटली क्या नजारा है सामने। द लेंथ ऑफ द रोड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ मी वाज ब्रिलियंटली लिट बाय द मून। अब यहां पे क्या हो रहा है, लिट बाय द मून का मतलब है रात लगभग होने लग गई है। ठीक है, एंड लेफ्ट द ओवरहैंगिंग ट्रीज कास्ट डार्क शैडोज, एंड व्हेन द नाइट विंड एजिटेटेड द ब्रांचेस एंड द शैडोज मूव्ड, आई सॉ डजन टाइगर्स एडवांसिंग ऑन मी। और मैंने देखा कि मेरी तरफ एकदम भयानक तरीके से टाइगर्स एडवांस कर रहे हैं, मतलब चलते आ रहे हैं। तो लेट्स कंसिडर Q वाले को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। फिर उसके बाद में देखते हैं Q वाला पॉइंट आगे क्या कह रहा है। उसके बाद में P कह रहा है, आई बिटरली रिग्रेटेड द इम्पल्स दैट हैड इंड्यूस्ड मी टू प्लीज माई सेल्फ एट द मैन ईटर्स मर्सी। अब उसके बाद में मेरे को तुरंत रिग्रेट होने लगा। Q के साथ में P के बारे में बात करते हैं। फिर आएगा S, आई लैक द करेज टू रिटर्न टू द विलेज एंड एडमिट एट वाज टू फ्राइटेंड टू कैरी आउट माई सेल्फ इम्पोज टास्क, एंड विद टीथ चैटरिंग एज मच फ्रॉम द फियर फ्रॉम द कोल्ड, आई सैट आउट द लॉन्ग नाइट। ठीक है, फिर एस अगर हम लेते हैं, उसके लास्ट में आएगा फिर आर, एस के साथ में फिर आर आएगा। एज द ग्रीव dawn was lighting up the snowy range which I was facing, I retreat my head on my drawn up knees। और जाने के बाद में अल्टीमेटली मतलब उनसे बचने के बाद में जो टीथ थे वो चाटर कर रहे थे, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ठंड लगती है आदमी के दांत करके हटाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही। तो S6 को देखें, इट वॉज इन द पोजिशन माई men and hour later found me fast asleep of the tiger, I had neither heard nor seen anything, right? So इसके बाद में R लगाएंगे और फिर S6 से खत्म कर देंगे। सीधा सीधा सा इवेंट है, इसमें कोई खास टेढ़ा मेढ़ा है नहीं क्वेश्चन। सो अल्टीमेटली हमारे पास में एक जो ऑप्शन सही बन रहा है वो है QPSR। फॉर दैट आई विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। देखो C और B को बाहर कर दिया था, R शुरुआत कर नहीं रहा है सही से, तो इस वजह से पहले मैं डिस्क्राइब करूंगा कि पहले क्या हो रहा था, रात जैसी होने लगी थी, उसके बाद आगे आगे तो चीजें वैसे ही कनेक्ट हो जाएंगी। सो QPSR के साथ मैं जाऊंगा एंड दैट्स ऑप्शन ए वुड बी माय करेक्ट आंसर चॉइस। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। 56 के लिए हमको आना पड़ेगा पार्ट ऑफ स्पीच पे। देखो आसान से क्वेश्चंस होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। करना क्या होता है, एक सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन होता है, आपको देखना है ये वर्ड जो अंडरलाइंड है किस चीज का काम कर रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, किस चीज का काम कर रहा है ये बताना है। तो चलो आसानी से करते हैं इसको। बहुत सारे क्वेश्चंस पे बेस किए भी हुए हैं हमने, बहुत सारी चीजें बताई है मैंने आपको, वो सब अगर ध्यान रखोगे तो ये सब बड़े आसान हो जाते हैं। देखो पहला 56 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीता ईट्स हर डिनर क्विकली। अब देखो हमने यहाँ पे पता किया था कि सबसे पहले अगर हम कोई वर्ड का निकालना होगा तो उसमें वर्ब को पहले ढूंढेंगे। तो अगर इसका वर्ब की बात करें तो कौन है, ईट्स वर्ब है। सीधा सीधा आंसर आ गया यार, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पड़ेगा। तो हमको कोई ढूंढने के लिए वर्ब को पहले ढूंढना होता है, सबसे पहली वाली वर्ब। तो सबसे पहली वर्ब क्या है, ईट्स है, इसका आंसर ही वर्ब्स हो गया। चलो सेकंड देखो, ही थॉट द मूवी एंडेड अब्रप्टली। हमने क्या सीखा था, कोई भी वर्ड अगर होगा वो ly से खत्म हो रहा होगा। जैसे मान लो स्लोली लिखा है, SLOWLY, स्लोली लिखा है, तो अल्टीमेटली ये ly से जब खत्म हो रहा है तो ये एडवर्ब होगा, मोस्ट प्रोबेबली एडवर्ब होगा। लेकिन इसको अगर हमें चेक करना है, मान लो हमें नहीं पता एडवर्ब है कि नहीं है, तो कैसे चेक कर सकते हैं, अगर ly हटाने के बाद भी ये वर्ड जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली ये एडवर्ब ही हो जाएगा। तो अगर मैं एब्रप्टली में से ly हटाऊंगा तो एब्रप्ट भी वर्ड एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब एब्रप्टली क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्ब हो जाएगा। पहले तो ये हो गया। दूसरा, इसको दूसरा जानने का तरीका है, ही थॉट द मूवी एंडेड। एंड कैसे हो, एंड हो गई है इसकी बात करी जा रही है, एंड कैसे हुई थी। अब एंड होना वर्ब है, एंड कैसे हुई थी, एब्रप्ट तरीके से एंड हुई थी, मतलब कोई फिक्स एंड नहीं था। तो एंड कैसे हुई मतलब वर्ब कैसे हुआ, इसके बारे में कौन बात करता है, एडवर्ब बात करता है। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा बेटा। ठीक है, 55 देखो, सॉरी 58, आई विल मीट यू इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त। इन क्या होता है, प्रेपोजिशन, खत्म बात, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 59, जैस्मिन्स एंड रोजेस आर माय फेवरेट फ्लावर्स। देखो एंड किसका काम करता है बेटा, कंजंक्शन का काम करता है, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है ये। सो एंड जनरली कंजंक्शंस के लिए यूज होता है। देखो आसान आसान से क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक भी अगर आता है तो इसके बेसिस पे आप आसानी से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगला देखो 60th, शी ट्रूथफुली आंसर्ड द डिटेक्टिव्स क्वेश्चंस। ठीक, अब हम यहां पे अगर चेक करना चाहें तो ट्रूथफुली एडवर्ब है कि नहीं, ly हटाएंगे, ट्रूथफुल एक वर्ड होता है, मतलब ट्रूथफुली क्या है, एडवर्ब है। फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो शी ट्रूथफुली आंसर्ड, अब उसने क्या किया था, आंसर किया था। आंसर करना मतलब एक वर्ब यानी कि एक्शन किया था,
आंसर कैसे किया था? सच्चाई से। तो आंसर किया था मतलब वर्ब किया था कैसे? एडवर्ब से। तो ट्रुथफुली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। कौन सा ऑप्शन? एडवर्ब। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना पड़ेगा। हुर्रे वी वन द गेम। अब देखो जब भी कभी ऐसा एक्सक्लेमेशन आएगा, है ना, हुर्रे, yippee, ये ऐसे वर्ड जब आते हैं तो उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए इंटरजेक्शन होता है। तो ऐसे वर्ड जो एक्साइटमेंट दिखाएं, कोई इमोशन दिखाते हैं और लास्ट में उनके एक एक्सक्लेमेटरी मार्क भी दिखता है, जैसे यहां दिख रहा है, इस केस में हम हमेशा इंटरजेक्शन को मानते हैं। ठीक है, फिर यहां पे कह रहा है द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स टू हिज फादर्स। जो सन है वो कैसा लेटर लिख रहा है अपने पिताजी को? मीनिंगलेस लेटर लिख रहा है बेटा। कैसा लेटर लिख रहा है? मीनिंगलेस। अब देखो यहां पे ध्यान से समझो, द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स। क्या लिख रहा है वो? मीनिंगलेस लेटर्स लिख रहा है। लेकिन वो क्या अल्टीमेटली लिख रहा है? लेटर्स लिख रहा है। लेटर क्या हो गया? नाउन हो गया। लेटर्स के साथ में जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो लेटर्स लिखे जा रहे हैं, कैसे लेटर है? मीनिंगलेस, जिनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो नाउन के बारे में जो बता रहा है क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। सीधी सी चीज है यार। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सीनरी हिमसेल्फ विजिटेड द अफेक्टेड द सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड द अफेक्टेड फैमिलीज। अभी हिमसेल्फ, सेल्फ वाले वर्ड्स क्या होते हैं बेटा? प्रोनाउंस होते हैं, वो भी रिफ्लेक्सिव। तो यहां पे वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन बाहर है, नाउन बाहर है, डी प्रोनाउन पे आंसर आ जाएगा। द चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के थ्रू मतलब ये है, मान लो जंगल, इसी जंगल के थ्रू जा रहे थे। क्या हो जाता है? किसमें पढ़ते हैं? प्रेपोजिशन में। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी प्रेपोजिशन। एडवर्ब्स, वर्ब और एडजेक्टिव बाहर हो जाएगा। चलो अगला 65वां। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वॉक्ड स्लोली टू द डायस। वॉक किया था मतलब वर्ब किया था, एक्शन किया था। वॉक कैसे किया है? धीरे धीरे। तो वॉक यानी एक्शन कैसे हो रहा है ये कौन बताता है बेटा? एडवर्ब बताता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पड़ेगा। देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन हैं। बस क्वेश्चन देखा, फटाक से इसका सीधा आंसर लगा दिया। अगर इस कॉन्टेक्स्ट से आपको चीजें दिक्कत करती हैं तो ध्यान से क्लास में पढ़ा करिए ग्रामर वाली, उसमें मैं लगभग रोज बताता हूं कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं इसको। एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स आपसे ऑपोजिट मीनिंग्स पूछते हैं, मतलब जो लिखा है उसका उल्टा मीनिंग आपको इनको बताना होता है। तो चलिए देखते हैं उल्टा मीनिंग बता के 66th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अब यहां पे ब्यूटी का मतलब है बहुत सुंदरता या फिर कुछ ऐसा जिसको देख के अच्छा लग रहा हो, दैट इज ब्यूटी। अब यहां पे अल्योर है, चार्म है, आइडियल है। देखो अल्योर का मतलब जो बढ़िया लग रहा है, बहुत शानदार है। चार्म का मतलब भी बढ़िया है। आइडियल का यहां पे जरूरत नहीं है, इट वुड बी इन एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा अच्छा लगना। तो अल्योर, चार्म और आइडियल यहां से बाहर कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस, दैट इज इन एलिगेंस। इन एलिगेंस का मतलब होता है अगली सा होना, बिल्कुल बेकार सा दिखने वाला। ठीक है, सो 66 वुड गो विद ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? रीडिंग डिटेल्स अबाउट सुसाइड केसेस कैन पुश वल्नरेबल पीपल टेकिंग द एक्सट्रीम स्टेप। ओके, रीडिंग डिटेल्स अबाउट सुसाइड केसेस कैन पुश वल्नरेबल पीपल टेकिंग द एक्सट्रीम स्टेप। वल्नरेबल कौन होते हैं? ऐसे लोग जो फटाफट इन्फेक्ट हो जाते हैं या फटाफट किसी की बात में आ जाते हैं या जल्दी हार्म हो जाने वाले, ठीक है, जल्दी से असर जिन पे पड़ जाता है उनको वल्नरेबल कहते हैं। अब ऑप्शंस में हमारे पास में इम्पेरियस है, इम्परवियस है, डिफेंसलेस है और हेल्पलेस है। देखो वल्नरेबल में तो ये सी और डी बाहर हो गया बेटा। देखो हेल्पलेस और डिफेंसलेस ये बाहर हो गया क्योंकि इनका ही कॉन्टेक्स्ट वल्नरेबल देता है, तो ये दोनों बाहर हो गए हैं। इम्पेरियस की बात करेंगे तो ये भी मीनिंग सिमिलर ला जाएगा, हमें लाना पड़ेगा इम्परवियस का। इम्परवियस का मतलब है जो आसानी से इफेक्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल अरे कुछ भी कहते रहो कोई दिक्कत नहीं है। सो इम्परवियस के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन चाहिए था, ऑपोजिट चाहिए था, इस वजह से हम ऑपोजिट इम्परवियस के साथ जाएंगे। 68 स्टैंडिंग बिफोर अ जज इन अ कोर्ट रूम कैन बी डॉन्टिंग फॉर एनीवन। डॉन्टिंग क्या होता है? जो चीज धमकी जैसा दे कि भाई धमका दिया, हमें डरा दिया, तो उसको धमकी को डॉन्टिंग बोलते हैं, जिसको इंटिमिडेटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास में वर्ड्स हैं अनकंफर्टेबल, इनकरेजिंग, डिमोरलाइजिंग या ऑफ पुटिंग। देखो डिमोरलाइज हो जाओगे, अनकंफर्टेबल हो जाओगे, ऑफ पुटिंग हो जाओगे, ये सब चीजें तो नेगेटिव जोन में जा रही हैं। डॉन्टिंग धमकी भी नेगेटिव है। इनकरेज मतलब आपको जोश आ जाए, उत्साह आ जाए, तो डॉन्टिंग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? आपको धमकी मिल जाए तो डर जाओगे, इनकरेज कर दे कोई तो बढ़िया बढ़िया एकदम आगे बढ़ते चले जाओगे। सो इट वुड बी इनकरेजिंग, मतलब आगे बढ़ने जाना या प्रोत्साहन मिलने वाले कॉन्टेक्स्ट का। ठीक, तो इट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बेटा। 69 पे आएंगे। ही हैज बीन फेसिंग
अ काइंड ऑफ इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन मतलब धमकी, अभी जैसे डॉन्टिंग था वैसे इंटिमिडेशन सेम मीनिंग के साथ में आता है बेटा, ठीक है। अब इसका मीनिंग जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, ऐसा चाहिए जो थोड़ा सा धमकी जैसा ना लगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करे। सो हमारे पास में क्या है, वाइल्स है, कन्विक्शन है, सपोर्ट है, देखो तीनों बाहर हो जाएंगे यहां से, क्या बच जाएगा, परसुएशन हो जाएगा, ठीक है। तो धमकी का मतलब है कोई डरा धमका रहा है, परसुएट का मतलब है एकदम अपनी साइड से फुल फ्लेजेडली आप तैयार हो, ठीक। चलो अगला, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कंस्ट्रेन, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है किसी चीज को दबा देना या फिर किसी चीज को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देना या कोई चीज को फ्रीली ना फ्लो होने देना, इसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में क्या आएगा, देखो कंस्ट्रेंट का मतलब हो गया रिस्ट्रिक्ट करना, दबाना, थोड़ा सा सपोर्ट ना करना, दैट इज कंस्ट्रेंट। तो ऑप्शंस में से बाहर हो जाएंगे, ऑब्लाइज मतलब आगे प्रोत्साहन करना हो जाएगा, ऑब्लाइज का मतलब है सिर्फ खुश करना, रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन ऑपोजिट हो जाएगा, यहां पे प्रेशर भी इसका भाई हो गया, सपोर्ट की बात करेंगे, सी इफ समबडी कंस्ट्रेंट्स तो उसका ऑपोजिट वाला सपोर्ट करना चाहिए उस चीज को, ठीक है बेटा। ऑब्लाइज हमें सिर्फ चीजों को ग्रीट करने के लिए यूज करते हैं कि मतलब ठीक है आप ये चीज ले लो एज अ गुड जेस्चर, ना सपोर्ट है ना हम आपको पीछे खींच रहे हैं, इसलिए ऑब्लाइज यहां पे नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 71, पीपल लुक फॉर प्लॉजिबल रेमेडीज टू द प्रॉब्लम्स विच दे डू नॉट नो। अब प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज लेते हैं प्लॉसिबल में जिन चीजों का हमारे पास में मतलब जिनको हम ज्यादा सही तरीके से सोच नहीं पाते हैं। तो जब भी पीपल लुक फॉर प्लॉजिबल रेमेडीज टू द प्रॉब्लम्स विच दे डू नॉट नो, अब ऐसी चीजों को जो वो नहीं जानते वो ऐसी चीजों का ऐसा आंसर बताते हैं जो उनको मालूम ही नहीं होता है, जो सही लग जाए, सामने लोगों को समझ आ जाए बट फिलहाल उनको कुछ खास मालूम नहीं है, उसको प्लॉजिबल बोलते हैं। सो एक्सेप्टेबल है, सॉल्वेबल है, अनथिंकेबल एंड बिलीवेबल है। सो समथिंग दैट कैन नॉट बी थॉट ऑफ वुड बी अनथिंकेबल, तो इसके साथ जाना पड़ेगा। एक्सेप्टेबल, सॉल्वेबल एंड बिलीवेबल को हम यहां से हटा देंगे, दैट्स हाउ इट वुड बी करेक्ट। सो 71 चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है। 72 देखिए, द डिपार्टिंग स्पीच ऑफ द चेयरपर्सन एंडेड विद अ प्लेंटिव नोट, ठीक है। अब डिपार्टिंग स्पीच, प्लेंटिव का मतलब क्या हो जाता है, प्लेंटिव का मतलब होता है ऐसा कुछ जिसमें कोई बहुत खास ज्यादा इमोशंस नहीं थे, ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं थे। सो मेलैंकोलिक, डोलफुल, सॉरी मेलैंकोलिक, डोलफुल और एडवेंचरस हटा के ग्लीफुल के साथ में जाएंगे। सो प्लेंटिव का ऑपोजिट हो जाएगा ग्लीफुल बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, 72 वुड गो विद ऑप्शन नंबर बी। 73 के बारे में बात करते हैं। The members have taken a unanimous decision to discard some of the ruling to the managing committee on problems leading to maintenance. Discard का मतलब क्या होता है, उनके हिसाब से ना मानना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी के हिसाब से मान जाना, सबकी सहमति लेना। असहमति होता है डिस्कॉर्ड, इसका ऑपोजिट हो जाएगा सर्वसम्मति या सर्व सहमति। सो डिस्प्यूट हट जाएगा, अकॉर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिसोसिएशन, फ्रिक्शन ये भी बाहर हो जाएगा, अल्टीमेटली इट वुड बी अकॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड का ऑपोजिट क्या होता है बेटा, अकॉर्ड, मतलब किसी के सहमति के साथ चीजें करना। 74 देखिए यहां पे क्या कह रहा है, 74 कह रहा है द इंसॉलेंट नेचर of the speaker had provoked the members of the house and this led to पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का मतलब भी देखो जरा, बहुत अच्छा वर्ड है ये, इसको जानना चाहिए। पैंडेमोनियम का मतलब होता है शोर शराबा, पैंडेमोनियम का मतलब होता है शोर शराबा, ठीक है। अब यहाँ पे शोर शराबे का सॉरी इसका तो बताना नहीं है बट अल्टीमेटली आप जान लीजिए इसका भी, पैंडेमोनियम शोर शराबा, ठीक है। अब आपको बताना है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है थोड़ा सा रिस्पेक्ट ना करना लोगों का, बेइज्जती वाले कॉन्टेक्स्ट में होना, ज्यादा इज्जत ना देना लोगों को, दैट इज इंसोलेंट, है ना। तो यहां पे है हमारे पास में ऑटोक्रेटिक है, थॉट प्रोवोकिंग है, इंप्यूडेंट है, ये तीनों चीजें बाहर होती हैं। ये ऑटोक्रेटिक, थॉट प्रोवोकिंग, इंप्यूडेंट बाहर होता है। इट वुड बी रिस्पेक्टफुल, जो इंसोलेंट का ऑपोजिट हो जाएगा। जब इज्जत नहीं करना यहां पे वर्ड है तो इस इज्जत करना वुड बी द एग्जैक्ट वर्ड फॉर दैट थिंग, ठीक है। तो रिस्पेक्टफुल के साथ जाना पड़ेगा। 75th लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे देखते हैं। 75th बोल रहा है इंसेसेंट रेन्स have resulted in failure of crops during this season. Incessant का मतलब क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है sporadic, यानी कि रिजल्ट कैसे हो रहा है, फेल हो रहा है। क्रॉप ड्यूरिंग दिस सीजन का मतलब है जो बहुत कम रेन है, जो बहुत ज्यादा रेन है, दैट इज इंसेसेंट। अब रुकने वाली नहीं, इन निरंतर जो चलती जा रही है, तो इसका मतलब है जब बहुत ज्यादा बारिश है तो अल्टीमेटली क्रॉप्स ड्यूरिंग दिस रीजन खराब हो जाएंगी। तो इसके बारे में यहाँ पे परसिस्टेंट, सीजलेस और कंटिन्यूअल इसके भाई हो गए, बच जाएगा स्पोराडिक, इसके हिसाब से जाएंगे। सो इट वुड बी करेक्ट चॉइस, इंसेसेंट का ऑपोजिट वुड बी स्पोराडिक, ठीक है बेटा।
तो इतने क्वेश्चन से आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे इसके आगे के। इन सारे के एनालिसिस आप ध्यान से देखा करिए। अगली क्लास में फिर क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस बचा हुआ है, अभी आई गेस स्पॉटिंग एरर्स भी बचा है, एंड उसके साथ साथ में लास्ट में कुछ पैसेज भी बचे होंगे। तो अगली क्लास में करेंगे उन सबको डिस्कस। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़ाई करते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।